स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पहुंचाए जाते हैं, तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए फूड की, वाटर की एंड ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। उनके हर पार्ट तक वो पहुंचाना पड़ता है उनको, तभी जो है वो सेल वर्क करते हैं। हमारी बॉडी जो है स्टूडेंट वो ट्रिलियंस ऑफ सेल की मिली हुई बनी है, और ईच सेल, हर सेल जो है वो वर्क करता है, वो एक्सक्रीट भी करता है, वो नरिशमेंट भी लेता है, वो एनर्जी भी देता है, वो सब कुछ उसके अंदर होता है हर सेल के अंदर। तो वो जो है सारी चीजें वो उन सेल तक पहुंचानी हमें जरूरी होती हैं। They need to transport all these to various part of the body. Further, animal need to transport waste to part from where they can be removed. अब देखिए एक सेल है, जब उसको फूड भी मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है, हर चीज मिल रही है, तो ऑफकोर्स है वो कुछ ना कुछ एक्सक्रीट भी डेफिनेटली करेगा। तो इसलिए जब जो पार्ट्स उसे फूड दे रहे हैं वो उसको फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल लेके जाते हैं ताकि वो एक्सक्रीट मतलब वेस्ट जो है वो बाहर निकल सके बॉडी के। अब स्टूडेंट एक्सक्रीशन जो होती है वो सिर्फ ये नहीं होती कि आपने रेक्टम के थ्रू जो है रिमूव कर दिया तो वो आपकी एक्सक्रीशन हो गई, वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया है। आपके यूरिनेशन से भी आपका जो है एक्सक्रीट निकलता है, आपकी स्वेटिंग से भी आपका एक्सक्रीट निकलता है, और आप जो नोज से एक्सेल करते हैं एयर को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है, वो भी आपका एक एक्सक्रीशन का प्रोसेस ही होता है। डू यू सी दी हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। आपको ये जो डायग्राम दिखा रखा है इसमें आपको ये सारी की सारी जो ब्लू कलर की और रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? आपकी ब्लड वेसल्स बोलते हैं इन्हें, और ये है आपका हार्ट। आपको इस डायग्राम में हार्ट और ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है। ये देखिए, हेड से लेकर टो तक आपके हर जगह जो है ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को, और वहां से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर दोबारा से हार्ट में आती है ताकि वो उसे प्योरीफाई कर पाए। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो सिस्टम होता है, जो ब्लड वेसल्स का और हार्ट का जो सिस्टम होता है, जो पूरी बॉडी में आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, दोबारा से उसे प्योरीफाई करता है, उस पूरे सिस्टम को आप बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर। अब सबसे पहले आप सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। इसमें दो सिस्टम के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। एक सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड सेकंड वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले आ गया है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई कट लग जाता है तो क्या होता है? ब्लड फ्लोज आउट, ब्लड अपने आप से बहने लग जाता है। बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड होता क्या है? ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड होता है विच फ्लोज इन योर ब्लड वेसल्स, जो कि आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ये जो है स्टूडेंट आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर की एंड रेड कलर की, ये होती है आपकी ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज भी बोलते हैं। ये जो छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही है पतली पतली, इन्हें कैपिलरीज बोला जाता है। और ये जो थोड़ी वाइट दिखाई दे रही हैं, ये ब्लू कलर में जो है वो वेन है, और जो आपकी रेड कलर में दिखाई दे रही हैं इन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लो करता है उसे हम ब्लड बोलते हैं, जो कि एक फ्लूइड होता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले ही पढ़ लिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? विलाई होती है। विलाई मतलब एक फिंगर लाइक पॉइंटिंग आउटग्रोथ होती है, जिसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत सारी, जिससे कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी अब्जॉर्ब फूड है वो किस में चला जाता है? आपके ब्लड के अंदर चला जाता है। तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टिव फूड, जो आपका डाइजेस्टिव फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर बाकी पार्ट्स में डिलीवर करती हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम दी लंग्स, और ये लंग्स से क्या लेती हैं? ऑक्सीजन लेती हैं, जो कि हमने पढ़ा था प्रॉपर। आपका जो एनर्जी आपको कैसे मिलती है? जब आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिलती है, जिसे कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम दी लंग्स, ये ऑक्सीजन लेती हैं लंग्स से, टू दी सेल्स ऑफ द बॉडी, हर सेल तक पहुंचाती हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और ये वेस्ट को भी लेकर आती हैं बॉडी के हर ऑर्गन से। जैसे इन्होंने मान लीजिए इन्होंने जो है सारी चीजें डिलीवर कर दी बॉडी को, जितनी भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए थी, सब चीजें चाहिए थी, और फिर जो बॉडी का वेस्ट, हर सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो भी यही लेकर आती हैं। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब न्यूट्रिशन इन्हें प्रोवाइड करती हैं हर सेल को, और वेन्स का काम क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मतलब जो एक्सक्रीशन होता है, वेस्ट होता है, उसको लेकर दोबारा से हार्ट की तरफ जाता है, ताकि उसमें से जो भी आपका वेस्ट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपके लंग्स जो है रिमूव कर दे, बाहर निकाल दे, और दोबारा से उसको प्योरीफाई करके हार्ट के अंदर पहुंचा के दोबारा से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अब आपको समझ आ गया। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज। ब्लड जो है कैसे कैरी करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेज को? ब्लड
हार्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली पंप करता रहता है और आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो कि आपकी आर्टरीज और वेन्स हैं, वो आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं एंड जो वेन्स होती हैं वो सारे ऑर्गन से ब्लड लेकर हार्ट तक आती हैं। इनके ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ब्लड फ्लो करता है और ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे जो कि आरबीसी है आपका, जो कि आपका रेड कलर उसका होता है आपके हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का रेड पिगमेंट होता है, इस वजह से उसका कलर रेड कलर होता है। और इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है आपके ईच सेल ऑफ द बॉडी, जो कि आपकी आर्टरीज लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नेक्स्ट आपका आ गया है प्लेटलेट, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है प्लेटलेट। इसका काम होता है ब्लड क्लोट करना। जब भी आपके कहीं कट लग जाता है ताकि आपका ब्लड फ्लो होता ना रह जाए, तो इस वजह से इसका काम होता है कि आपके ब्लड को वहीं क्लोट कर देना और आपको बड़ी इंजरी होने से बचा लेना। देन इसके बाद आते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंफेक्शन से। कोई भी जर्म आपकी बॉडी के अंदर, फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन्स एंटर करते हैं, तो ये एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि उनसे फाइट कर सके और इसी वजह से आप जो है सेफ रहते हैं, आपको डिजीज से प्रोटेक्ट रखता है ये। और बाकी जो है आपके ब्लड के अंदर फ्लो करता है, जो लिक्विडी पार्ट होता है जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, वो होता है आपका प्लाज्मा, जो कि आपके 55% ऑफ टोटल योर ब्लड वॉल्यूम का होता है, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा किस चीज में हेल्प करता है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में ये मूव करता है, ये हमारी हेल्प करता है रिकवर फ्रॉम इंजरी एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को रिमूव करता है और किसी भी इंफेक्शन को होने से बचाता है। ब्लड की जो अलग अलग कंपोनेंट है, होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड, जिसे कि प्लाज्मा कहा जाता है, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। आप पहेली पूछ रही है व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, वो होता है आपका हीमोग्लोबिन की वजह से। जैसे कि आप प्लांट्स में देखते हैं कि उसका कलर ग्रीन क्यों होता है लीव्स का, वो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, जिससे वो ग्रीन कलर का उसको कलर देता है। और रेड कलर क्यों होता है आपके ब्लड का, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से उसका कलर रेड होता है। वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल होते हैं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसे कि हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जो कि आपका रेड पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द ऑल सेल्स। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। अब हीमोग्लोबिन ही वो होता है, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अच्छी तरह से पढ़ा था स्टूडेंट, कि हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है। हीम का मतलब होता है आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन जिनका भी कम होता है, जो एनीमिक होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तभी वो जो है बहुत जल्दी जल्दी फटीग महसूस करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करते हुए। तो हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है और सारे बॉडी पार्ट्स तक, हर सेल तक पहुंचा देता है उसे, जिससे कि वो अच्छी तरह से वर्क कर पाए। हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है ब्लड का कलर रेड अपीयर होता है, रेड कलर का दिखाई देता है। द ब्लड ऑल्सो हैव व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स। जो भी आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर होते हैं, जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं एंटीजन्स, तो ये क्या करते हैं, फटाफट से एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि उनको जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए। आपने देखा होगा कभी भी आपको कोई इंफेक्शन होती है, जब डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाता है तो WBC का नंबर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है। उसका मतलब है कि जब वो बढ़े हुए आते हैं तो दैट मींस आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इंफेक्शन प्रेजेंट है, जिसके कारण कि उनका नंबर ज्यादा हो गया है और वो उस इंफेक्शन को खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये होता है WBC का काम, जिसे कि हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। बोजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम, जब बोजो एक गेम खेल रहा था तो वो नीचे गिर गया एंड हिज नी गॉट इंजर्ड, और उसकी नी में चोट लग गई। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और ब्लड जो है उस कट से बाहर आ रहा था। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैज प्लग्ड आउट द कट। अब थोड़ी देर बाद उसने नोटिस किया कि ब्लड जो है धीरे धीरे आना बंद हो गया है एंड वहां पर एक रेड कलर का क्लॉट बन गया है और उस कट को उसने भर दिया है। बोजो हैज पजल्ड अबाउट दिस, बोजो सोचा ये क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। द क्लोट इज फॉर्म्ड, अब ये अनदर सेल के बारे में बता रहे हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे प्लेटलेट बोला जाता है। तो उसका काम क्या होता है, वो ब्लड की क्लोटिंग करता है। द क्लोट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड, जिसे कि प्लेटलेट कहा जाता है। तो प्लेटलेट का मेन काम क्या होता है, वो ब्लड को क्लोट कर देता है। अदरवाइज क्या होगा, आपको कोई भी कट लगेगा तो ब्लड आपका फ्लो करता रहेगा, बहता ही रहेगा, अगर प्लेटलेट वहां प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए हर जो सेल है ब्लड का, वो सारे सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट आपकी आ गई है ब्लड वेसल्स। तो अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ब्लड में आपने क्या पढ़ा है, एक आरबीसी पढ़ा है जिसमें क्या होता है, मेन कंपोनेंट उसका हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से उसका रेड कलर दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और उसके साथ बाइंड करके सारे सेल्स तक उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, सेकंड टाइप का जो सेल है आपका, उसका काम होता है वो अगेंस्ट आपके किसी भी जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है, कोई भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंफेक्शन से। प्लेटलेट का काम क्या होता है, वो ब्लड क्लोटिंग करता है जब भी कोई आपको इंजरी हो जाती है, ताकि ब्लड फ्लो ना करे और आपका ब्लड लॉस ना हो, तो उससे वो क्लोटिंग करता है, उससे हमें प्रिवेंट करता है, बचाता है। देन आ गई है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपकी कौन सी होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल होती है हमारी बॉडी के अंदर। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। आपने ये रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि जब भी हम इनहेल करते हैं तो फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स तक पहुंचती है। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ऐसा तो नहीं है लंग्स तक हमारी ऑक्सीजन पहुंची और बाकी बॉडी में ना पहुंचे तो हम वर्क करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। हमारी पूरी बॉडी को हेड से टो तक हमारी पूरी बॉडी के ईच सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वर्क करने के लिए। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और हमारी पूरी बॉडी तक भी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना होता है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और ब्लड का काम ये भी होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे हर सेल तक, लेकिन हर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है उसको वापस लेके आए लंग्स में, ताकि वो बाहर उसे एक्सेल कर पाए। This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learned in chapter 6। आपने ये chapter 6 में पहले ही पढ़ लिया है। अब इसमें मेन काम क्या होता है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर काफी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आपके लंग्स में ओपन होती हैं एंड बाकी पार्ट्स तक भी जाती हैं। पूरा जो है एक नेटवर्क है, जाल का नेटवर्क है, जो कि हम इस पेज में देख चुके हैं। ये देखिए पूरा नेटवर्क है, ये जाल का ऐसा बना हुआ है ब्लड वेसल्स का। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ईच सेल तक आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड लेके जाती है। आपने ये चीज जरूर ध्यान रखनी है स्टूडेंट, आप कभी भूलेंगे नहीं। आर्टरीज का काम हमेशा क्या होता है, आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड लेकर बाकी ऑर्गन तक जाती हैं। और वेन का काम क्या होता है, वो हमेशा टुवर्ड्स हार्ट मूव करता है, मतलब कि सारे ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर हार्ट तक पहुंचता है। तो आर्टरीज क्या है, वो हार्ट से चलती हैं एंड वेन्स क्या है, टुवर्ड्स हार्ट मूव करती हैं। तो ये क्या करती है, हार्ट से मेन ब्लड जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती है हमारी आर्टरीज। और उसमें कैपिलरीज का काम क्या होता है स्टूडेंट, आर्टरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो थोड़ा सा उनका वाइड डायमीटर होता है। बहुत ज्यादा वाइड डायमीटर होने के कारण वो जो है ईच सेल तक, जो छोटे छोटे सेल होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, उन तक नहीं पहुंच सकती है। उनके लिए उसे आगे डिवाइड होना पड़ता है। और जो जिस पार्ट्स में वो डिवाइड होती हैं वो होती है आपकी कैपिलरीज। इन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आर्टरीज होती हैं जो ब्लड लेकर हार्ट से चलती हैं और बहुत ही हाई प्रेशर के साथ इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, हार्ट से बाकी सारे ऑर्गन्स की तरफ। और वेन्स जो होती हैं वो सारे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं और वो क्या होती हैं, उसमें प्रेशर लो होता है स्टूडेंट, उसमें प्रेशर हाई नहीं होता है, क्योंकि सारे ऑर्गन से वो लेके आई हैं। और हार्ट जो पंप करता है वो बहुत तेज प्रेशर से करता है, इसीलिए इसकी वॉल थिक होती है। वेन्स की वॉल जो होती है वो नैरो होती है, पतली होती है, थिन होती है। और वाल्व इसके अंदर इसलिए प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, ताकि ये दूसरी डायरेक्शन में, मतलब कि दोबारा वापस उसी डायरेक्शन में ना आ पाए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहे। इसलिए वाल्व क्या करता है, उसे क्लोज कर देता है। जब वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाता है तो उसे क्लोज करता हुआ चलता है। तो ये होती है आपकी वेन्स, ये होती है आर्टरीज। ये काम होता है आपके हार्ट का कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज के थ्रू आपके सारे ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाना। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी से होते हुए आपकी वेन्स में आता है, वेन्स से दोबारा हार्ट में आता है, हार्ट से वो लंग्स में जाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है। और जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपका क्या करती है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को साफ करके दोबारा से हार्ट में भेजती है और फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। इसे ही आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हर सेल से लेकर दोबारा से ये हार्ट तक आता है और उसके बाद हार्ट जो है वो उसे लंग्स तक पहुंचाता है, ताकि वहां से रिमूवल हो सके आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो 2 वेन्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 2 मेन ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स जो होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो 2 ब्लड वेसल्स मेन होती हैं। आर्टरीज जो होती है कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट, जो कि मैंने बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। स्टूडेंट आपको जो है हार्ट के डायग्राम से ये बहुत अच्छा समझ आएगा। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसे कि हम ऊपर वाले दोनों को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले दोनों को वेंट्रिकल बोला जाता है। ये राइट साइड में है तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये तो आपकी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसे सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, और जो वेन्स का काम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे ऑर्गन से लेकर दोबारा हार्ट तक पहुंचाती हैं, ताकि वो लंग्स में जाकर और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव हो सके।
ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। देखिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। किस वजह से थिक होती है, आर्टरीज जो है वो हार्ट से ब्लड लेकर बाकी सारे ऑर्गन तक ट्रांसफर करती हैं। तो आर्टरीज के अंदर जो हार्ट से पंप होता है ब्लड, वो बहुत ही हाई प्रेशर पे होता है, बहुत ही रैपिड होता है उसका फ्लो। इसकी वजह से इसकी वॉल जो है वो थिक होती है। वेन्स की वॉल जो होती है वो थिन होती है स्टूडेंट, और उसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है। थिन इसलिए होती है क्योंकि वेन का काम होता है सभी ऑर्गन से ब्लड लेकर और आपके हार्ट तक पहुंचाना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसी वजह से उसमें इतना हाई प्रेशर नहीं होता है ब्लड का, और इसी कारण उसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, और उसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है। वाल्व इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि उसका ब्लड जो है वो वापस उस पोजीशन में ना आ जाए, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में वन वे उसका फ्लो रहे, इस वजह से वहां पर वाल्व प्रेजेंट होती है। आर्टरीज में वाल्व प्रेजेंट नहीं होती है स्टूडेंट, क्योंकि वाल्व प्रेजेंट इसीलिए होती है क्योंकि वो थ्रोबैक ना हो जाए, ताकि ब्लड एक ही फ्लो में चलता रहे, एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहे, इस वजह से वहां पे वाल्व प्रेजेंट होती है। और आर्टरीज में वाल्व प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि उसका प्रेशर पहले ही इतना तेज है ब्लड का कि वो दूसरी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है उसका रैपिड होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत हाई होता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस भी था। देन है आपका लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हमें पता लगेगा कि कैसे ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज के अंदर। 7.1 एक्टिविटी है ये आपकी। प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। आपको इस तरह से जो आपकी दो इंडेक्स फिंगर हैं उनको क्या करना है, आपको यहां पर अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे रखना है। ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है, इसकी रिस्ट पे रखना है। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट, क्या आपको यहां पर कोई थ्रोबिंग मूवमेंट फील हो रही है? व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग, आपको क्यों लगता है कि वहां पर थ्रोबिंग हो रही है? द थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स। ये थ्रोबिंग जो हो रही है यहां पर आपको रिस्ट पे फील हो रही है, ये होती है पल्स, इसे कहा जाता है पल्स। आपने देखा भी होगा कई बार डॉक्टर जो है यहां से पल्स रेट आपकी चेक करते हैं। आजकल तो ऑक्सीमीटर आ गए हैं, तो ऑक्सीमीटर से ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब वो आपके इंडेक्स फिंगर पे लगा के रखते हैं या फिर मिडल फिंगर पे लगा के रखते हैं तो आपको तुरंत पता लग जाती है कि भाई ऑक्सीजन का लेवल कितना है, पल्स रेट कितनी चल रही है अभी। पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। रेस्टिंग पर्सन मतलब कि रेस्ट कर रहा होता है, जब पर्सन कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है तो उसकी पल्स रेट जो है नॉर्मल मानी जाती है 72 to 80 के बीच में। अगर उसकी बीट्स आती हैं पर मिनट तो वो नॉर्मल क्वांटिटी में आती हैं। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील दी पल्स। आप और कहां अपनी पल्स फील कर सकते हैं, जैसे आपने रिस्ट में फील करी है तो जो पल्स है ये आपको अपने नेक एरिया में भी फील होती है, रिस्ट में भी फील होती है, एल्बो एरिया में भी फील होती है, अंडर दी नी भी आपको ये फील होती है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट, इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन्ड इन 7.1 एंड कंपेयर देम। आपको फिर ये वैल्यू जो है यहां पर फिल करनी है नेम के साथ अपने क्लासमेट्स के, और फिर उसके बाद आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि किसकी कितनी पल्स रेट आती है। वेन्स आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसे कि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, वो आपका जो है सारे ऑर्गन से आपके हार्ट तक लेकर जाती है वापस। द वेन्स हैव अ थिन वॉल, वेन्स की जो होती है थिन वॉल होती है। देयर आर वॉल्व प्रेजेंट इन वेन्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। वेन्स की एक तो थिन वॉल होती है क्योंकि जो प्रेशर होता है ब्लड का वो इसमें इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि आर्टरीज में होता है, और इसके अंदर वाल्व भी प्रेजेंट होती है। वाल्व इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि ये दोबारा से उसी डायरेक्शन में ना आए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहे। इसके वेन्स हैव थिन वॉल, देयर आर वाल्व प्रेजेंट इन द वेन्स व्हिच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। तो वेन्स के अंदर जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं पहले ही, ताकि वो एक ही डायरेक्शन में टुवर्ड्स हार्ट मूव करते रहें, इसलिए वहां पे वाल्व प्रेजेंट होती है। तो ये एक थोड़ा सा आपको डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है कि वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपके सारे ऑर्गन से ब्लड लेकर हार्ट की तरफ मूव करती हैं, जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी बोल सकते हैं। एंड आर्टरीज आपकी क्या करती हैं, वो आपके हार्ट से ब्लड लेकर जो है बाकी सारे ऑर्गन में ट्रांसफर करती हैं। और कैपिलरीज का क्या काम होता है स्टूडेंट, कैपिलरीज का काम होता है जैसे कि आपकी आर्टरीज जो हैं वो हर ऑर्गन तक नहीं पहुंच सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो वाइड होती हैं, उनकी जो वॉल होती है वो वाइड होती है, डायमीटर ज्यादा होता है, इस वजह से वो क्या है हर ऑर्गन तक नहीं पहुंच सकती हैं। इस वजह से वो आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जिसमें कि डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है कैपिलरीज, जो कि बहुत। देखिए आर्टरीज का क्या काम होता है, वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, जो कि आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, और सारे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन आर्टरीज का डायमीटर इतना वाइड है कि वो हर ऑर्गन हर सेल तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो कैपिलरीज से होकर हर सेल तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो कैपिलरी का काम क्या होता है, वो इनके बीच में जो है एक्सचेंज करती हैं, जो टिश्यू और ब्लड के बीच में होता है वो काम होता है कैपिलरी का। अब एक इसको एग्जांपल के साथ समझिए कि आपका हाईवे पे, हर किसी का घर तो एक हाईवे पे नहीं हो सकता है, जैसे इसको हाईवे मान लीजिए, हर किसी का घर तो हाईवे किनारे नहीं हो सकता है, उसको छोटे छोटे रोड से होकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ेगा। तो यही काम होता है आर्टरीज का और कैपिलरीज का। अब कैपिलरी उन तक ऑक्सीजन पहुंचा देती है हर सेल तक, और हर सेल का जो एक्सक्रीट होता है उसको लेकर वेन्स में दे देती है, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वेन्स
हार्ट तक पहुंचाती है और हार्ट उसे लंग्स तक पहुंचा के लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को नोज की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, वो हार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आपके लंग्स तक पहुंचाती है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्टरी जो है वो तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही ट्रांसफर करती है। स्टूडेंट, आर्टरीज का काम ये होता है वो हार्ट से ब्लड को जो है वो लेकर जाती हैं। आपको ये याद रखना है, तब आप आर्टरीज को भूलेंगे नहीं। आपको ये याद रखना है यहां पर भी क्या हो रहा है, आर्टरीज जो है वो हार्ट से ब्लड कहां लेकर जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है, ताकि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए और उसमें वो ऑक्सीजन रिच बन जाए। और आपकी वेन क्या कर रही है, वो टुवर्ड्स हार्ट मूव कर रही है। यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है, लेकिन इनकी जो है वे में एक्सेप्शन बिल्कुल भी नहीं है। वेन हमेशा ही जो है वो टुवर्ड्स हार्ट मूव करेगी और आर्टरी हमेशा जो है हार्ट से लेकर जाएगी ब्लड को। तो ये आपको समझ आ गया अच्छी तरह से। ब्लड डोनेशन, अब आपके ब्लड डोनेशन के बारे में बता रखा है कि 100 ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड ना मिलने की वजह से इतने लोग जो हैं वो मर सकते हैं। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन मतलब कि आप अपनी इच्छा से अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो वो आपके लिए हार्मलेस होता है, पेनलेस होता है एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ्स, और बहुत सारी लाइफ्स को बचा सकता है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज जो भी प्लेसेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन दी ब्लड बैंक्स। ब्लड बैंक के अंदर जो है वो स्पेशल केयर के साथ आपका डोनेटेड ब्लड जो है स्टोर करके रखा जाता है, और जब भी वो किसी को जरूरत होती है तो वो उसको दिया जाता है, सो दैट कि उनकी प्रीशियस लाइफ जो है वो सेव की जा सके। यहाँ पे बोजो कह रहे हैं आई एम कंफ्यूज, आई हैव लर्नड एंड दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। बोजो यहाँ पे कंफ्यूज है कि आर्टरी जो होती है वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसफर करना है हार्ट से लंग्स की तरफ। तो पहली उसको आंसर दे रही है, पहली एक्सप्लेन दैट दी पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू दी लंग्स। पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम दी लंग्स टू दी हार्ट। तो आपको सिर्फ मूवमेंट देखनी है कि हार्ट से जो है ब्लड लेकर जाने का काम किसका होता है, आर्टरीज का होता है, और हार्ट की तरफ मूव करके जो ब्लड लेके आती हैं वो होती हैं वेन। तो आपको सिर्फ ये मूवमेंट ध्यान रखनी है, इसी वजह से इसको पल्मोनरी आर्टरी कहा गया है, पल्मोनरी वेन नहीं कहा गया है, क्योंकि इसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट से जो ब्लड को लेके जाती है उन्हें आर्टरी ही कहा जाता है। तो यहां पर ये है, ये पल्मोनरी आर्टरी इसलिए कही गई है क्योंकि ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लंग्स तक लेके जा रही है, और इसे वेन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये टुवर्ड्स हार्ट की तरफ मूव कर रही है। तो ये पहली ने बोजो का क्वेश्चन सोल्व कर दिया। रेफर टू फिगर 7.3। आप फिगर 7.3 देखिए। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। आपको यहां दिखाई दे रही है, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं कि स्मॉलर वेसल्स में जो है आर्टरीज आगे डिवाइड हो रही हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स व्हिच एम्प्टी इनटू द हार्ट। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि आर्टरीज जो है वो डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में, जो कि एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स होती हैं, ताकि वो हर सेल तक जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा सके, न्यूट्रिशन पहुंचा सके, जिससे कि उनके फूड का ब्रेकडाउन हो और उनको एनर्जी मिल सके। और फिर उसके बाद जो कैपिलरीज होती है वो किससे ज्वाइन होती है, आपकी वेन से ज्वाइन होती है, क्योंकि हर सेल तक जो उन्होंने ब्लड पहुंचाया था तो वहां से वो क्या लेती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और दोबारा से वो हार्ट तक पहुंचाती हैं, जिससे कि वो प्योरीफाई हो सके, और उसके बाद दोबारा से ये प्रोसेस चलता रहता है। यह है हार्ट। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूअसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट। हार्ट जो होता है वो एक पंप की तरह काम करता है। आपका ऐसा ऑर्गन है जो कि कॉन्टिन्यूअसली वर्क करता ही रहता है, और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और बाकी सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है आपके सारे ऑर्गन्स तक। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। आप इमेजिन करके देखिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक पंप है, कोई भी पंप है, क्या वो कॉन्टिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग ईयर्स तक, कितने ईयर्स तक काम कर सकता है? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, कभी ना कभी टाइम आकर जो है वो खराब हो ही जाता है। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। हमारा हार्ट जो है वो एक पंप की तरह वर्क करता है नॉन स्टॉप। लेट्स नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये है आपके लंग्स और ये है आपकी पूरी चेस्ट कैविटी, जिसको कि एक रिब केज से जो है कवर्ड होती है, जो कि आपने पहले पढ़ लिया है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। तो ये है आपके लंग्स और ये है आपका हार्ट, जो कि आप देख रहे हैं इसका लोअर साइड थोड़ा सा टिल्टेड है, किस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। इसीलिए आपका राइट लंग लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि आपको दिख रही हैं, जो कि अटैच्ड हैं आपके हार्ट से और आपके लंग्स में जिनकी ओपनिंग हो रही है, एंड बाकी पार्ट्स के लिए वो निकली हुई हैं, जिससे कि वो ट्रांसफर करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड लेकर आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपके हार्ट में आता है। हार्ट के बाद वो लंग्स में जाता है और लंग्स से वो प्योरीफाई होकर दोबारा से हार्ट में आता है, और फिर ये प्रोसेस आपका चलता रहता है।
फिंगर्स इन्वर्ट ऑन योर पाम दैट मेक्स योर फिस्ट, आप फिस्ट बनाते हैं जब अपने फिंगर्स को इन्वर्ट करके। योर हर्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, तो आपके हर्ट का जो साइज होता है वो रफली आपके फिस्ट के जितना ही होता है स्टूडेंट। व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर, अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, तो हार्ट का काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो सारे ऑर्गन तक ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं कर पाएगा अच्छे से। टू अवॉइड दिस हैपनिंग, ये ना हो इसीलिए हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट, हार्ट के 4 चैम्बर्स किस लिए होते हैं, क्योंकि उन सब के बीच में वाल्व लगी हुई है। वाल्व इसलिए लगी होती है ताकि वो आपस में मिक्स ना हो पाए। अब जैसे ये जो वाल्व है इसमें क्या होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है, देन उसके बाद यहां से यहां जाता है, और यहां जाने के बाद वो क्या करता है, यहां पर जाकर फिर आपके पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ कहां चला जाता है, आर्टरी से वो ब्लड आपका लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाके वहां पर क्या करता है, जैसे हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ा था कि हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम एक्सहेल कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो क्या करता है, लंग्स उसे एक्सहेल कर देता है, बाहर निकाल देता है, एंड जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं उसको जो है उस ब्लड के साथ मिक्स करके क्या बना देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है। और फिर उसके बाद वो ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पल्मोनरी वेन से होता हुआ आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल और देन अरोटा से होता हुआ वो सभी आर्टरीज में जाता है, और फिर इस तरह से वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर ऑर्गन तक पहुंचा देता है। वो अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, जो दो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं इन्हें एट्रिया बोला जाता है, जिसका सिंगुलर होता है एट्रियम, इसीलिए इन्हें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बोला जाता है। एंड 2 लोअर चैम्बर्स जो होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स बोला जाता है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप दी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद दी ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये इनके बीच में ये वॉल है, जो सेलुलर वॉल है, ये किस वजह से है, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो पाए। इवन इनके बीच में भी वाल्व लगी हुई है ताकि ये जो है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव करें, वापस उस डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में ना जाए। तो ये वन वे होती है हमेशा इनकी डायरेक्शन जो ब्लड फ्लो होता है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 7.3 एंड फॉलो द एरो। दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट। जो ये आपकी फिगर दिखाई गई थी, इसमें आपको एरो की हेल्प से दिखाया गया है कि आपकी जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट तक लेके आती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी आपके हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। तो लंग्स में क्या होता है, जो हम रेस्पिरेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं, हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होती है उसको एक्सहेल कर देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, एंड ऑक्सीजन रिच एयर जो हम इनहेल करते हैं उससे वो ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, एंड उसके बाद वो आपके पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके हार्ट में जाता है, और फिर आर्टरीज के थ्रू आपकी सारी बॉडी में भेज दिया जाता है। देन यहाँ पहली एक क्वेश्चन पूछ रही है, पहली वंडर्स विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो ये आपको देख के पता लग रहा है, जो राइट साइड है उसमें क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, और जो आपका लेफ्ट साइड है उसमें क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, क्योंकि रेड कलर ब्लड का जब ही होगा जब उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। तो ये आपके कलर से भी आप पता लगा सकते हैं। देन उसके बाद आ गई आपकी हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो वॉल्स होती हैं हार्ट चैम्बर्स की, ये देखिए, ये जो वॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो सेलुलर वॉल्स बनी हुई है, ये किस चीज की बनी हुई होती हैं, ये मसल्स की बनी हुई होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। हार्ट जो है वो कॉन्टिन्यूअसली बीट करता रहता है, ये आप सबको पता है। आपका हार्ट की जो मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती रहती है रिदमिकली। रिदमिकली का मतलब है कि जब आपका जैसे वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब आपके आर्ट्रियम क्या होंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। उसी वजह से इसकी मूवमेंट होती है स्टूडेंट। अदरवाइज जैसे बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम ये इसमें नीचे फ्लो कर रहा है और ये यहाँ पे ऊपर कैसे फ्लो करता है, ये इसी तरह से करता है। आप कोई भी स्पंज बोल लेके देखिए, जैसे कि आप स्क्वीज करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऊपर की तरफ आपके फिश से निकल आती है। तो वो इसीलिए निकलती है स्टूडेंट, जब नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप ये क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा। तो इसी वजह से इनकी ओपनिंग्स यहां से होती हैं, और ये हमेशा ओपनिंग जो है वो इसी हिसाब से होती है कि इसमें जो ब्लड होता है उसका फ्लो वन डायरेक्शन में ही रहे। तो यही यहां पर बताया गया है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। तो इसी को हार्ट बीट कहा जाता है, जो ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू every moment of our life. If you place our hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat. Heartbeat यही बताया गया है कि आपकी heartbeat, आपका heart जो है वो continuously work करता रहता है। आपकी heartbeat जो है आपकी पूरी लाइफ चलती रहती है। अगर आप अपना लेफ्ट साइड पे हैंड रखेंगे अपनी चेस्ट पे, तो आपको जो है आपकी heartbeat महसूस होगी। You can feel your heartbeat. The doctor feels your heartbeat with the help of an instrument called a stethoscope. ये इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट आपने डॉक्टर्स के पास जरूर देखा होगा। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले जो है स्टेथोस्कोप से आपको एग्जामाइन करते हैं, आपको बोलते हैं डीप ब्रीथ लीजिए।
जिससे कि वो डिटेक्ट कर पाते हैं आपकी कंडीशन को। अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। एम्पलीफाई का मींस होता है मतलब डिटेल में, जिसको जिसको कि ज्यादा तेज आवाज में मतलब वो डिटेक्ट कर पाते हैं आपके हार्ट की साउंड को। हम स्टेथोस्कोप को एक बार डिटेल में देखते हैं। ये होते हैं ईयर पीस जो कि डॉक्टर अपने ईयर में डालते हैं और साउंड को डिटेक्ट कर पाते हैं। ये ईयर ट्यूब होती है, ये किससे कनेक्ट होती है, ये आपके इस चेस्ट पीस से कनेक्ट होती है। किसके थ्रू, एक ट्यूबिंग के थ्रू। ये एक ट्यूब है, उस ट्यूबिंग के थ्रू ये कनेक्ट होता है। अब इस ट्यूब में आप देखेंगे तो इस तरह की 2 लेयर्स बनी होती है। बीच में जो लेयर होती है इसे स्टेम बोला जाता है, जो कि कनेक्ट होती है आपकी ट्यूब से। और जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या है आपकी, वो बेल बोली जाती है। बेल क्या होती है, वो लो फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत थोड़ी आवाज होती है, जो कि नॉर्मली हम बाहर नहीं सुन पाते हैं, उन आवाज को भी ये डिटेक्ट कर लेती है। जो हमारे इंटरनल होती हैं साउंड्स, उनको ये डिटेक्ट कर लेती है। मतलब लो फ्रीक्वेंसी वॉइस को भी ये अच्छी तरह से सुन पाती है। हाई एम्पलीफाई करके दिखाती है, मतलब कि ज्यादा साउंड में, जितनी ज्यादा साउंड हो सके वो आपको सुनाई देती है इससे। और ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम आपका जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वॉइसेस होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनको डिटेक्ट कर पाती है। तो ये काम होता है इनका। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके चेस्ट पे जब ये लगाते हैं स्टेथोस्कोप, तो आपको बोलते हैं आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। और आपको बैक साइड ऑफ द चेस्ट भी लगा के देखते हैं डॉक्टर, जो है इनकी साइड्स को भी चेंज करते रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर आपके चेस्ट पे जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, चेस्ट इन्फेक्शन वो देखते हैं, या फिर बैक साइड ऑफ द चेस्ट आपके लगाकर जब डिटेक्ट करते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू उनकी फ्रीक्वेंसी के जिस टाइप की वॉइस उन्हें हियर करनी होती है आपकी कंडीशन के हिसाब से, उस तरह से अपने स्टेथोस्कोप को वो यूज करते हैं। तो अब ये समझ आ गया आपको कि सेंसिटिव डायफ्राम होता है, जिसमें चेस्ट पीस में ये सबसे ये वाला हिस्सा है सेंसिटिव डायफ्राम है, और दूसरी साइड में बेल होती है। 2 ईयर पीस होते हैं, ये जो है ये ईयर पीस है, एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग दी पार्ट। और ये ट्यूब जो है वो ज्वाइन कर रही है इसके स्टेम को और इनके ईयर पीस को। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से अच्छी तरह से लिसन करते हैं तो उनको आपकी कंडीशन हार्ट की पता लगती है। पहले तो क्या था, इससे जो है आपके लंग्स की साउंड डिटेक्ट हो पाती है, आपके हार्ट की साउंड डिटेक्ट हो पाती है, आपका मॉनिटरिंग भी इससे की जाती थी। आजकल तो क्या है, हर चीज के ऑटोमेटिक आपके इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। आप घर बैठे अपना बीपी भी चेक कर पाते हैं। आप जो है पल्स रेट, अपना ऑक्सीजन लेवल, वो ऑक्सीमीटर जो कोविड में बहुत फेमस हुआ था, वो ऑक्सीमीटर आप सबके घर पे है, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल और आपकी पल्स रेट वगैरह सब चीजें आराम से डिटेक्ट हो जाती हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। अब जो हमारे आसपास में मटेरियल अवेलेबल है उसी से हम स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाने वाले हैं। फिगर 7.2, टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6-7 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर। देखिए इस टाइप की फनल जो सबके घर में मिल जाती है, जो प्लास्टिक की फनल होती है आपकी, वो फनल आप लेंगे। फिक्स अ रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एक रबर ट्यूब जो है वो इस एंड पर जो है आप इससे अटैच कर देंगे टाइटली ऑन दी स्टेम ऑफ दी फनल, और टाइटली अटैच करेंगे इसे। स्ट्रेच अ रबर शीट और अ बलून ऑन दी माउथ ऑफ दी फनल। इसी टाइप का अपने एक मॉडल जो है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बनाया था, जिसमें कि उसका बॉटम एंड काटा गया था आपकी प्लास्टिक की बोतल का, और जिसमें आपने रबर या बलून जो भी आपने लगाया था उसको कवर करने के लिए। तो इसी तरह से आप इसको कवर करने के लिए आप रबर लगा सकते हैं, रबर शीट, या फिर एक बलून लगा सकते हैं आप यहाँ पे। फिक्स इट टाइटली, और इसे टाइटली फिक्स कर देंगे यहाँ पे एक रबर बैंड की हेल्प से। पुट दी ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन दी वन ऑफ योर ईयर। अब ओपन एंड जो है वो अपने ईयर में, जिस तरह से ये फिगर दिखाई गई है इस तरह से अपने ईयर में लगा के, और दूसरा जो है अपने चेस्ट के पास, जो लेफ्ट साइड में आपके चेस्ट के पास आप लगा के जो है देखेंगे, तब आपको जो है आपकी हार्ट बीट सुनाई देगी। माउथ ऑफ द फनल ऑन द चेस्ट नियर योर हार्ट। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। अब इस साउंड को आप केयरफुली सुनिए। डू यू हियर अ रेगुलर थंपिंग साउंड? क्या आपको रेगुलर एक थंपिंग साउंड सुनाई दे रही है? द साउंड इज दैट ऑफ योर हार्ट बीट। वो आपकी हार्ट बीट है, मतलब कि आपका हार्ट जो बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा है, वो आपकी हार्ट बीट, जो थंपिंग साउंड आपको सुनाई दे रही है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट? आपका 1 मिनट में कितना हार्ट बीट कर रहा है वो आपको काउंट करना है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4-5 मिनट्स एंड कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। अब जब आप रेस्टिंग पोजिशन में, तो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग होगी, जो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम क्या होती है, आपकी ब्रीदिंग क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपकी हार्ट बीट भी क्या होती है उस टाइम, इंक्रीज हो जाती है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड व्हाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल 7.2। तो आपको अपनी पल्स रेट जो आपने ऊपर चेक करी थी, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, कि पल्स रेट क्या होती है आपकी, जो आपकी थ्रोबिंग साउंड आ रही थी जब आप आर्टरी से देख रहे थे, जो अपने रिस्ट पे हैंड लगा के आप देख रहे थे, उसमें आपको जो थ्रोबिंग साउंड आ रही थी वो आपकी पल्स रेट होती है। तो आपको वो नोट करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करनी है। एक तो रेस्टिंग पोजीशन पे आपको लिखनी है, और एक जब आप रनिंग करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद वो कितनी इंक्रीज हो रही है वो आपको लिखनी है और कंपेयर करना है। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट? आपकी हार्ट बीट और पल्स रेट के बीच में आपको रिलेशनशिप समझ आया? आपकी हार्ट बीट जो होती है वही आपकी पल्स रेट होती है।
जनरेट वन पल्स इन दी आर्टरीज, जो आपने आर्टरीज में, जो आपने रिस्ट पे हैंड लगा के अपनी डिटेक्ट की थी पल्स, आपकी हर हार्ट बीट जो है एक पल्स आपकी जनरेट करती है। पल्स रेट जो होती है पर मिनट इंडिकेट दी रेट ऑफ हार्ट बीट, तो ये दोनों सेम है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो रिदमिक बीटिंग होती है मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसी से जो है आपका ये प्रॉपर हार्ट जो है वो सर्कुलेशन करता है आपके ब्लड की और बाकी सब्सटेंसेस की, ताकि वो डिफरेंट पार्ट्स में आपके बॉडी तक पहुंचा सके। बोजो वंडर्स इफ स्पंजेस एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड, क्या स्पंजेस और हाइड्रा में भी ब्लड होता है? एनिमल सच एज स्पंजेस एंड हाइड्रा डोंट पोसेसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, उनका कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। वाटर ही जो वो लेते हैं उसी से उन्हें फूड एंड ऑक्सीजन मिल जाती है जो उनकी बॉडी में वो एंटर होता है, और वाटर से ही वो वेस्ट मटेरियल अपने निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जब वाटर उनसे बाहर निकलता है। दस दीज एनिमल्स डोंट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड, इसीलिए इन्हें कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड की जरूरत नहीं होती है कुछ भी एक्सक्रीट करने के लिए या कुछ भी इनटेक करने के लिए। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन द कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने ये तो पढ़ लिया था रेस्पिरेशन में और ऊपर जो हार्ट की फंक्शनिंग हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से रिमूव होती है, लेकिन बाकी जो हमारा एक्सक्रीट है वो किस तरह से रिमूव होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा आपको यहाँ पे डू यू नो टाइप दे रखा है। तो ब्लू कलर के बॉक्स होते हैं स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, तो इनको जो है आप जरूर पढ़िए। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द करंट ओपिनियन इन दोज डेज वाज द ब्लड ऑक्सीलेट इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। देखिए उस टाइम क्या माना जाता था, उस टाइम ये माना जाता था कि आपका जो ब्लड है वो बॉडी के वेसल्स में ऑक्सीलेट कर रहा है, कि मतलब कंपन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन विलियम हार्वे ने ये डिस्कवर किया था कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, की ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है आपकी बॉडी के अंदर। फॉर हिज व्यूज, उनके व्यूज के कारण हार्वे वाज रिडिक्यूल्ड, उनका काफी मजाक उड़ाया जाता था, एंड वाज कॉल्ड सर्कुलेटर, और उन्हें सर्कुलेटर के नाम से बुलाया जाता था। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट, वो पेशे से डॉक्टर थे, उन्होंने इस बात के कारण कि उनका इतना मजाक उड़ाया जा रहा है और उनकी बात को नहीं माना जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपने काफी सारे पेशेंट जो है वो गवा दिए थे। हाउएवर बिफोर ही डाइड, लेकिन उनके मरने से पहले हार्वेज आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वाज जनरली एक्सेप्टेड एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट, लेकिन उनके मरने से पहले हार्वे का ये जो आइडिया था कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो है एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया गया था। देन आपका आ गया है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी थ्रू दी लंग्स ड्यूरिंग एक्सेलेशन। जो हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ा था कि एक्सेलेशन जो प्रोसेस होता है, एक होता है इनहेलेशन जिसमें कि हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं, एंड एक्सेलेशन प्रोसेस में लंग से आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। जो हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था एनिमल्स का, उसमें सबसे पहले इंजेशन होता है और सबसे लास्ट प्रोसेस जो होता है इजेशन होता है। Let us now find out how the other waste material are removed from the body। अब हम देखते हैं कि बाकी वेस्ट मटेरियल जो है वो कैसे रिमूव होता है बॉडी से। Wonder where these unwanted materials come from। ये अनवांटेड मटेरियल आता कहां से है? When our cell performs their function, certain waste products are also released। देखिए मैंने आपको बताया था कि सेल जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है, हर सेल तक जो है न्यूट्रिशन पहुंचाती है हमारी बॉडी, तो उनमें से ऑफकोर्स कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी रिलीज होता होगा जो कि टॉक्सिक होता है, और इसलिए रिमूव करना हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। द प्रोसेस, अब ये एक डेफिनेशन दे रखी है एक्सक्रीशन की जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो प्रोसेस होता है वेस्ट मटेरियल रिमूव करने का जो कि आपके सेल ने प्रोड्यूस किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो पार्ट इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन में वो कौन सा होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बॉडी रिमूव करती है। हाउ कैन दिस बी डन, वो कैसे होता है? अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है ताकि उसे फिल्टर किया जा सके, छाना जा सके। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। जो कैपिलरीज के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि आपकी वेन से और आर्टरीज से आपकी कैपिलरीज अटैच होती हैं, इन्हीं ब्लड कैपिलरीज की यहां पर बात की जा रही है स्टूडेंट। When the blood reaches the two kidneys, जब हमारी दोनों किडनी में ब्लड रीच करता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो इनके अंदर दोनों तरह के सब्सटेंस होते हैं, हमारे लिए यूजफुल भी और हार्मफुल भी। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। तो यूजफुल सब्सटेंस तो क्या होते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के द्वारा, एंड वेस्ट जो होता है वो डिजोल्व हो जाता है वाटर में और वो रिमूव हो जाता है एज अ यूरिन के फॉर्म में वो रिमूव हो जाता है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर।
ये देखिए यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखाई देगा। यूरिन जैसे आपको ये दिखाई दे रही है वेन्स एंड आर्टरीज, तो कैपिलरीज के थ्रू आपकी किडनी में जो है ब्लड एंटर होता है, देन वहां पे वो फिल्टर किया जाता है। यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो किडनी के द्वारा इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे कि यूरेटर बोला जाता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपका क्या होता है, वो यूरिनरी ओपनिंग से, जिसे कि यूरेथ्रा बोला जाता है, वो बाहर पास आउट हो जाता है आपका किडनी। द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेटर, यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब, जिसे कि यूरेथ्रा बोला जाता है, यहां से पास आउट हो जाता है आपका यूरिन। द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। 1 to 1.8 लीटर यूरिन पास आउट करता है 24 आवर में। यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया एंड 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिन में। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सोल्ट। आपने देखा होगा समर डेज जो होते हैं, सनी डेज जो होते हैं, उसमें हमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पसीना बहुत आता है, और स्वेट क्या कंटेन करता है, वाटर एंड सोल्ट। बोजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर व्हाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स, स्पेशली इन द एरिया लाइक अंडर आर्म्स। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। ये किस कारण से होते हैं, आपने कई बार देखा होगा व्हाइट कलर के जो है पैचेस बन जाते हैं, स्पेशली अंडर आर्म्स के पास। तो बोजो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, वो किस वजह से बनते हैं, वो जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है आपकी स्वेटिंग में, उसकी वजह से वो पैच बन जाते हैं, मार्क्स पड़ जाते हैं। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, क्या स्वेटिंग जो है वो कोई और फंक्शन भी प्रोड्यूस करती है? जी हाँ, वो कूलिंग इफेक्ट देती है आपको। जितना हम ज्यादा स्वेट करेंगे उतना ही जो है हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। वी नो दैट द वाटर केप्ट इन अ अर्दन पॉट इज कूलर। जो वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट, जिसे कि मटका बोला जाता है, इज कूलर। जो अर्दन पॉट का पानी होता है, मटके का जो पानी होता है, वो ठंडा होता है। दिस इज बिकॉज वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉज कूलिंग। क्यों होता है वो? क्योंकि हमें ये पता है कि जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, आपका इवेपोरेशन प्रोसेस होता रहता है वाटर का, इसी वजह से वो कूलिंग इफेक्ट देता है। और यही काम सेम स्वेटिंग करती है। स्वेटिंग से क्या होता है, इट हेल्प अस टू कूल अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी को ठंडा रखने में हमारी मदद करती है। wants to know whether other animals also urinate, क्या दूसरे एनिमल भी यूरिनेट करते हैं? तो यस, दूसरे एनिमल भी यूरिनेट करते हैं। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल, जो वेस्ट केमिकल निकलता है एनिमल्स की बॉडी से, वो किस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस हैं, एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। तो फिशेज जो एक्सक्रीट करती हैं वो किस में डिजोल्व हो जाता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। फिशेज जो एक्सक्रीट करती हैं जैसे कि अमोनिया है, वो वाटर के अंदर ही डिजोल्व हो जाता है। सम लैंड एनिमल्स जैसे कि लिजर्ड है, बर्ड्स हैं, स्नेक है, एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड, जिसे कि यूरिक एसिड बोला जाता है। तो ये सेमी सॉलिड कंपाउंड होता है, मतलब पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं होता है, पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होता है। तो ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। तो ह्यूमंस के अंदर जैसे हमने अभी इसको देखा था कि यूरिन किस चीज से कंसिस्ट हुआ है, 95% वाटर है, 2.5% यूरिया है, 2.5% जो है वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करते हैं, मेजर प्रोडक्ट उनका क्या होता है, यूरिया। समटाइम्स अ पर्सन किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। समटाइम आपने सुना होगा कि कईयों की किडनी जो है वर्क नहीं कर रही है, या फिर उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गई है, तो अच्छी तरह से वो वर्क नहीं कर पाती है, चाहे किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी इंजरी की वजह से। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। तो जब किडनी फेल हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल नहीं पाते हैं तो वो वहीं एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं ब्लड के अंदर। सच पर्सन कांट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड शुड बी फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। तो ऐसा पर्सन जो है ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता है जब तक कि उसका ब्लड जो है फिल्टर ना करा जाए पीरियोडिकली। क्योंकि अब देखिए नॉर्मल में तो क्या होता है, यूरिन पास आउट हो जाता है तो फिर क्या है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट साथ के साथ निकलते रहते हैं। लेकिन अगर किसी की किडनी में कोई इन्फेक्शन है या किडनी फेलियर हो गया है तो उसमें क्या होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट अंदर ही एक्यूमुलेट, अंदर ही जमा होता रहेगा। तो उसको निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पर्सन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको फिल्टर करना पीरियोडिकली आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा बहुत जरूरी है, जिस प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट। अब हमने पढ़ लिया कि एनिमल में एक्सक्रीट कैसे होते हैं, अब ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं सब्सटेंस प्लांट के अंदर। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इनटू लीव्स। द लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा था कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं और प्लांट के लीव्स तक जो है न्यूट्रिएंट कैसे पहुंचते हैं। रूट से जो है न्यूट्रिएंट आपके लीव्स तक पहुंचते हैं।
You also learned in chapter 6 that food is the source of energy and every cell of an organism get energy by the breakdown of glucose. The cell uses the energy to carry out the vital activities of the life. Therefore, food must be made available to every cell of the organism. अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, कैसे सारे मिनरल्स जो हैं वो आपके लीव्स तक पहुंच पाते हैं, वो रूट से जो है उनका वे होता है और वो लीव्स तक पहुंचते हैं. देन उसके बाद सिक्स चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हर सेल जो होता है ऑर्गेनिज्म का उस तक खाना पहुंचाना बहुत जरूरी होता है ताकि उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, उनको एनर्जी मिल सके. The cell use the energy to carry out vital activities of the life. Therefore, food must be made available to every cell of an organism. तो जो एनर्जी मिलती है वो हमारी सारी एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम एक्टिविटी कोई भी जब ही कर पाएंगे जब हमारे अंदर एनर्जी होती है. तो इसलिए फूड जो है हर सेल तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स? क्या आपने कभी सोचा है कि जो वाटर न्यूट्रिएंट रूट के अंदर होते हैं वो कैसे लीव्स तक पहुंचते हैं? हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरी टू द ऑल पार्ट विच कांट मेक फूड? और कैसे जो है लीव्स, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव्स के अंदर होता है वो सारे पार्ट तक उनका खाना पहुंच जाता है, जबकि हर जो पार्ट है प्लांट का वो खाना नहीं बना सकता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय द रूट्स. ये हम सबने पढ़ रखा है कि सारे के सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं प्लांट को? रूट की हेल्प से मिलते हैं. द रूट हैव रूट हेयर्स. रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं. द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर. अब देखिए रूट जो होती है, जैसे मान लीजिए ये रूट यहां तक है, अगर इसमें रूट हेयर्स आगे नहीं होंगे तो ये कहां का मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करेगी? सिर्फ इसी एरिया का रूट एब्जॉर्ब करेगी. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहां पर जैसे कि ये मैंने रूट हेयर्स बना रखे हैं, तो ये रूट हेयर्स जो है कहां तक फैले हुए हैं? यहां का भी, यहां का भी, यहां का भी, मतलब ये एक रूट का पार्ट है और इसके आगे रूट हेयर्स हैं, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है. मतलब कि ये इतने सारे एरिया का न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, वाटर जो भी प्रेजेंट है उस सॉइल में वो सारा का सारा खींच लेगी और उसको जो है एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी. तो अगर रूट हेयर्स नहीं होंगे तो इसका सरफेस एरिया कम रहेगा और इसको मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स कम मिल पाएंगे. तो रूट हेयर्स के कारण क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाती है रूट वाटर की, मिनरल की एंड न्यूट्रिएंट्स की, जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं. रूट हेयर इज इन कांटेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. सॉइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है उस तक भी रूट हेयर आपके पहुंच जाते हैं और वहां से वाटर को और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू लीव्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट? अब किस तरह से वाटर रूट से आपकी लीव्स तक पहुंचता है, वो कौन सा सिस्टम होता है, उसे हम जाइलम बोलते हैं. वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. वो जो थिंग्स दैट प्लांट may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our home for the supply of water. जैसे हमारे होम्स में जो है पाइप लगी होती है वाटर की सप्लाई के लिए, इसी तरह से प्लांट में के अंदर भी कोई पाइप होती होगी जिससे कि वाटर सप्लाई होता है फ्रॉम रूट टू लीव्स. तो वो जो ये सोच रहा है, वेल बोजो इज राइट. बोजो यहाँ पे बिल्कुल ठीक सोच रहा है. प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. तो प्लांट्स के अंदर भी क्या होती है? पाइप लाइक वेसल्स होती हैं जो कि क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? वाटर को और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करती हैं सॉइल से आपके लीव्स तक, अदर पार्ट्स तक. द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स. वेसल्स जो होते हैं वो स्पेशल सेल की बनी हुई होती है, फॉर्मिंग दी वेस्कुलर टिश्यू. अब मैंने आपको ये बताया था कि सेल जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं. सेल्स को मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं. और टिश्यूज को मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं. ऑर्गन्स को मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. तो सेल्स को मिला के क्या बनाया जाता है आपका? द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स. सेल्स को मिलकर क्या बनता है? वेस्कुलर टिश्यू बनता है. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म. जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं. The vascular tissue for the transport of water and nutrient in the plant is called xylem. इसे xylem कहा जाता है. डायग्राम की हेल्प से समझते हैं xylem एंड phloem में क्या डिफरेंस होता है. ये दोनों एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. सबसे पहले ये देखिए एक प्लांट का स्ट्रक्चर है. हमें ये पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. सोइल के अंदर जो वाटर होता है और वाटर सोल्यूबल जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब सोइल से रूट एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे बाकी पार्ट्स में भेजती है. तो जाइलम का काम क्या होता है? ये एक वन वे फ्लो होता है, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है. ये रूट से बाकी पार्ट्स में ये क्या भेज रहा है? वाटर भेज रहा है और वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स भेज रहा है. सेकंड तरफ आता है हमारा फ्लोएम. फ्लोएम क्या करता है? ये टू वे फ्लो होता है, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस के बाद उसका प्रोडक्ट बनता है, मींस फूड बनता है, जो कि शुगर प्रोटीन होता है आपका, वो ये ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी, सो दैट कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए. तो इनमें यही डिफरेंस है कि जाइलम जो है वो वन वे होता है और वो क्या करता है? वो आपके स्टोर वाटर को एंड सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, वो रूट से लेकर बाकी पार्ट्स में भेजता है. एंड फ्लोएम
फ्लोएम आपका टू वे होता है एंड ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये टू वे है, इसलिए ये अपवर्ड भी जा रहा है एंड डाउनवर्ड। ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जाइलम का वर्क होता है। ये एक नेटवर्क बना देता है जिससे रूट से जितने भी एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब कहां पहुंचाए जाते हैं, स्टेम में, और स्टेम के बाद लीव्स में पहुंचाए जाते हैं। देन उसके बाद आपको ये जो रेड कलर की लाइंस दिख रही हैं, ये काम होता है फ्लोएम का। फ्लोएम जो है वो टू वे होता है, मतलब कि वो अपवर्ड भी मूव करता है एंड डाउनवर्ड भी मूव करता है, जो कि सारा फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फ्लोएम के द्वारा पूरे प्लांट में। यू नोट दैट दी लीव सिंथेसाइज फूड, लीव जो है वो फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो फूड जो है वो सब पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दिस इज डन बाय द मस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जाइलम का काम क्या होता है, वो रूट से मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेकर आपके स्टेम में और स्टेम से जो है लीफ तक पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाया जाता है प्लांट में, वो फ्लोएम जो है सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। 7.3 we would require a glass tumbler water, red ink, tender herb example balsam and a blade for this activity। एक एक्टिविटी आपको करनी है जिसमें कि ग्लास टम्बलर चाहिए, वाटर चाहिए, रेड इंक एंड अ टेंडर हर्ब चाहिए और एक ब्लेड चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, आपको 1/3 पानी लेना है टम्बलर के अंदर। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर, और फिर उसके अंदर आपको रेड इंक डाल देनी है। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब, हर्ब जो भी ली है आपने उसकी स्टेम को आपको थोड़ा सा कट कर देना है ब्लेड की हेल्प से। एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.8a। ऑब्जर्व इट इन दी नेक्स्ट डे, और एक दिन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और नेक्स्ट डे जब आप ऑब्जर्व करेंगे उसे, Does any part of the herb appear red? If yes, how do you think the color reached there? देखिए, आपको कोई भी पार्ट अगले दिन आप जब उसे देखेंगे तो क्या आपको कोई भी पार्ट उसका रेड कलर का दिखाई दे रहा है? You can cut the stem across and look for the red color inside the stem। और आप उसकी स्टेम को कट करके देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको रेड कलर दिखाई देगा। वो किस कलर का रेड किस लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें हमने नीचे जो है रेड कलर डाल दिया था वाटर के अंदर, और ये क्या दिखाई दे रहा है, ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं जाइलम एंड फ्लोएम में। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द वाटर मूव्स अप द स्टेम। इससे हमें यह पता लगता है कि वाटर जो है वो स्टेम में ऊपर की साइड मूव कर रहा है। इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्टेम जो है वो वाटर को खींच रही है अपनी तरफ। जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिसॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम अलोंग विद द वाटर। इसी तरह से जैसे यहाँ पे रेड इंक डाली है और आपको स्टेम जो है रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसी तरह से जो भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में वो भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं। मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो लीव्स तक जाते हैं और बाकी प्लांट पार्ट तक जाते हैं इन नैरो ट्यूब से होकर, जो कि स्टेम के अंदर प्रेजेंट है। बोजो यहाँ पे कह रहा है, बोजो वांट्स टू नो व्हाई प्लांट एब्जॉर्ब अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल देन गिव इट ऑफ बाय ट्रांसपिरेशन। अब बोजो कह रहा है कि अगर प्लांट जो है इतनी मेहनत से पानी ऊपर जाता है उस पे, तो फिर वो ट्रांसपिरेशन से वो पानी को लूज क्यों कर देता है, निकाल क्यों देता है। तो वो अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। होता है इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। हमने क्लास 6 में ही पढ़ा था कि प्लांट जो है वो वाटर रिलीज करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। बाकी सब में हम इवेपोरेशन बोलते हैं, और प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, जिसमें कि वाटर इवेपोरेट होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। प्लांट जो होता है वो मिनरल न्यूट्रिएंट कहां से एब्जॉर्ब करता है, सोइल से एब्जॉर्ब करता है। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, लेकिन जितना भी पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है वो सारा यूटिलाइज नहीं हो पाता, यूज नहीं हो पाता प्लांट से। द वाटर इवेपोरेट थ्रू दी स्ट्रोमेटा, और वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है स्ट्रोमेटा से। स्ट्रोमेटा क्या होती हैं, जो कि आपके लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि डे टाइम में क्या होता है, स्ट्रोमेटा ओपन होती है एंड नाइट टाइम में स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाती हैं। तो जब स्ट्रोमेटा ओपन होती है तो क्या होता है, वहां से वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। कौन से प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल, द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। जब आप स्ट्रॉ से कोई भी ड्रिंक पीते हैं, कोई भी आप जूस पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप एक सक्शन पुल लगाते हैं, जिसके कारण से वो जूस जो है वो आपके माउथ में आ पाता है। तो वही क्या होता है, जब वाटर इवेपोरेट होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है लीव्स के थ्रू, तो वो क्या करता है, एक सक्शन पुल बनाता है। सक्शन क्या करेगा, जो नीचे का रूट का वाटर होगा वो क्या है, ऊपर की तरफ खींचेगा। विच कॉज पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन दी टॉल ट्रीज। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करता है, ये जो इवेपोरेशन होता है वाटर का लीफ से, तो ये क्या करता है, ये सक्शन पुल लगा देता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। जो टॉल ट्रीज होते हैं उसमें सक्शन पुल की हेल्प से क्या होता है, रूट से जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, वो क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल दी प्लांट्स, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, स्वेटिंग क्या करती है, कूल डाउन करती है, जो बॉडी होती है उसको कूल डाउन करती है। ऐसे ही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, वो कूल करता है प्लांट को। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है।